कंट्रास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी परफ्यूजन में आता है पहले से। फंक्शनल में फंक्शनल से पहले स्टडीज हुए रहते हैं मल्टीपल, जैसे कि अच्छा मल्टी पैरामीट्रिक ऑलरेडी हो गया रहता है, तो उसमें कंट्रास्ट अलग से देने की नीड नहीं। अगर सिर्फ फंक्शनल लिख के आए तो सर तो पहले हम कंट्रास्ट स्टडी करेंगे, ब्रेन प्लेन विद कंट्रास्ट की मास टेक्निक मास है कहाँ। फंक्शनल एरिया में जो हम मतलब जो हमारा फंक्शनल जो पार्ट है फंस गया। नहीं फंक्शन नहीं पता है जो मैंने पूछा कि उसको आने तो भाई बट फंक्शनल ने हमारा ही ब्रेन लिख के आ गया, ठीक है, तो उसमें कितना ml कंट्रास्ट दोगे? नहीं देंगे तो बोलो ना कि कंट्रास्ट नहीं देंगे। तू बोल रहा है कि पहले ही दे दिए होते हैं। वो तो मैं बता रहा कि जब फंक्शनल हमारे डायरेक्ट नहीं है तो उसको पहले से स्टडी हुआ रहता है, जैसे कि ब्रेन प्लेन विद स्पेक्ट्रोस्कोपी परफ्यूजन हुआ रहता है पहले से मल्टीपल। हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो हमारा क्वेश्चन है कि फंक्शनल में कंट्रास्ट देंगे या नहीं देंगे। फंक्शनल में नहीं देंगे, बात खत्म। फंक्शनल प्लेन स्टडी है। फंक्शनल के सीक्वेंस का नाम क्या है? बोल्ड। बोल्ड इज द नेम ऑफ, फुल फॉर्म क्या है बोल्ड का? बताओ याद है? तुमने फंक्शनल पढ़ा ही नहीं है। सर मैंने पढ़ा नहीं है, नोट्स बनाए थे, रिकॉर्डिंग सुनते, पढ़ा नहीं है। सही में नहीं पढ़ा सर ये मैंने। सही में सर। अभी एक मूवी आई थी एनिमल, एनिमल के जो सेकंड वाले पार्ट में जो मतलब दिखाता है ना हल्का सा ट्रेलर, क्या करता है वो? नहीं होता ऐसे 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 ऐसे, वही दिल कर रहा है मेरा। जी सर गुड मॉर्निंग। फंक्शनल यानी ब्रेन के फंक्शन को देखने के लिए, ठीक है, बहुत ही हार्डली 2 से 3 मिनट कंसंट्रेशन चाहिए और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ब्रेन के फंक्शन, हर लोब का अलग अलग फंक्शन है। ऑक्सीपिटल का अलग काम है, टेम्पोरल का अलग काम है, ब्रेन स्टेम का अलग काम है, कॉर्पस कैलोजम का अलग काम है, ठीक है। इवन की फ्रंटल लोब में भी जो सल्कस वाले एरिया हैं उनका अलग काम है। वाइट मैटर, ग्रे मैटर, सभी के अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। होता क्या है कि कोई मास या ट्यूमर है, ठीक है, वो मास या ट्यूमर या कोई भी ऐसी चीज जो ऑपरेट करनी है, ठीक है। अब जब ऑपरेट करने जा रहा है तो इतना प्रिसाइज तो रहता नहीं कि 1-2 न्यूरॉन सेल्स की उसके बाहर का नहीं कटे। बात समझ में आ रही? तो जब ऑपरेट किया जा रहा है तो हो सकता है कि नॉर्मल सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी कुछ उस सर्जरी में आए। मतलब जब हम निकाल रहे हैं तो सिर्फ ऑपरेटेड वाला पार्ट, सिर्फ डिजीज वाला ही पार्ट नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल एरिया भी हमारे को कट करने की नीड पड़ती है। सिस्टम हमारा बाहर वाला तो ट्यूमर वाला पार्ट है, जब हम उसको निकालेंगे तो सराउंडिंग के कुछ सेल्स भी निकलेंगे, ठीक है। तो ये देखना होता है कि जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑपरेट करने के बाद जैसे पेशेंट वॉक करते हुए आया और ट्यूमर ऐसी जगह है जहाँ का सेल्स लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेग के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब जब आप ऑपरेट करोगे तो लेग वाला जो टिश्यू ऑपरेट काम फंक्शन कर रहा था, अगर वो 2 सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है, विद इन 2 सेंटीमीटर है अगर, तो उसमें आपके जो फंक्शंस हैं लेग के, उसमें 100% चांस है कि नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि जो भी नॉर्मल सेल्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं, सर्जरी के बाद पेशेंट को कितना डेफिसिट के चांसेस हैं, नुकसान होने का चांसेस कितना है। जैसे आया वो जो ब्रेन का पार्ट इस हाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके सराउंडिंग में कोई ट्यूमर था, ठीक है, हमने क्या किया, ऑपरेट कर दिया, उसके बाद ये हाथ उठना
तो पेशेंट क्या बोलेगा, आपने ही खराब किया, बोलेगा मैं आया था तो मैं तो बिल्कुल ठीक था। तो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद हम ब्रेन के फंक्शन को देखने के लिए फंक्शनल एमआरआई करते हैं। ऑपरेट करने के बाद भी देखा जाता है कि ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। इवन की रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और गामा नाइट, इससे हम सेल्स को किल करते हैं, पार्टिकुलर सेल्स को, तो सराउंडिंग के सेल्स भी डैमेज होते हैं। तो उसके भी डिसीजन करने से पहले कि कौन सा पार्ट हम रेडिएट करें, रेडिएशन से किल करें, उससे पहले फंक्शनल एमआरआई की जाती है। अब ब्रेन के फंक्शन को हम एमआरआई से कैसे पहचानेंगे? फंक्शन है, एनाटॉमी और पैथोलॉजी तो है नहीं। अभी तक हम क्या देख रहे थे, एनाटॉमी देख रहे थे या पैथोलॉजी देख रहे थे। ये तो फंक्शन देखना है, और फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजी पे, फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी में तो स्ट्रक्चर देखते हो, फिजियोलॉजी क्या होता है? ब्लड सप्लाई का आना जाना, केमिकल का आना जाना, एटीपी का बनना, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये फिजियोलॉजी के अंदर आती। ठीक है, ट्रैक में देखते हैं, क्या चीज़? ट्रैक में देखते हैं ना, जो वन नर्व कट है, डीटीआई। नर्व ट्रैक हाँ, नहीं, ये फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। वो तो नर्व ट्रैक अलग चीज़ हो गया। ये हम ब्रेन के फंक्शन, जैसे ऑक्सीपिटल लोब हो गया, विजन में हेल्प करता है, हाइपरेटल लोब हो गया, चलने में हेल्प करता है, ब्रेन स्टेम हो गया, इन्वॉलेंट्री मूवमेंट में जितने भी आपके इन्वॉलेंट्री फंक्शन है वो ब्रेन स्टेम कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो आपके ब्रेन का एक रेस्टिंग काम, बिल्कुल रेस्टिंग में हम उसका ऑक्सीजन लेवल देख रहे हैं। तो आप ब्रेन आपका बिल्कुल रेस्ट है, कुछ भी ना सोच रहे हैं ना कोई फंक्शन कर रहे हैं। तो वैसे केस में क्या होगा कि ब्रेन के हर पार्ट में ओवरऑल इक्वल ब्लड सप्लाई रहेगी जब बिल्कुल रेस्टिंग मोड में है, कोई लोड नहीं है। ठीक है, कोई भी वर्क उसको या कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा है ब्रेन। जैसे मैं बोल रहा हूँ या देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये ब्रेन ही परफॉर्म कर रहा है ना, ब्रेन ऑर्डर दे रहा है। तो ब्रेन का जो पार्ट मेरे बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी? डेफिनेटली बढ़ेगी, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी। बात समझ में आई? और जहाँ पे काम कम हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन सप्लाई जब बढ़ेगा तो वहाँ पे CO2 का भी फॉर्मेशन बढ़ेगा, होगा या नहीं? ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ेगा, CO2 का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। MRI मेड इजी में छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये तो हमारा ऑफ हो गया ना, वैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम अभी, इस टॉपिक को कंप्लीट कर ही लेते हैं। सारी चीज़ें आपको समझाया जा सकता है, और वो भी आपको 1% भी नहीं समझ में आया ऐसा नहीं होगा। कभी कभी मैं सिस्टम का ये इन सब चीज़ों का हेल्प क्यों लेता हूँ समझाने के लिए, कि आपको पता चले कि ये यार ये तो मैंने खुद भी देखा होता तो पता चल जाता। बात समझ में आई? ये आप खुद भी, मैं रेडियोपीडिया, कोई भी रेडियोपीडिया घर पे जाके आप देखो, और देखते भी हैं जो बच्चे मतलब इंटरेस्टेड है वो जाके रेडियोपीडिया में डिफरेंट केसेस निकाल के देखते भी हैं। मैंने एक केस दिखाया, वो कई केस देखते हैं। ठीक है, MRI मेड इजी से पढ़ने के लिए मैंने बोला था, कौन कौन सा टॉपिक बोला था पढ़ने के लिए, मैं भूल भी गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी और
कौन कौन सा? DTL का जो anatomy है। बोला था पढ़ने के लिए? नहीं, चैप्टर भी बोला था मैंने पढ़ने के लिए, तो हाँ एमआरआई मेड इजी ओपन करके दो मुझे। पहले के 5 चैप्टर पढ़ लेते। बोला था मैंने, पढ़ा है? नहीं पढ़ा, पढ़ना है। ठीक है। अभी रिसेंटली बहुत सारे एप्लीकेशन वाले में वैकेंसी आ रही है, तुम अपना रिज्यूमे भेजना, अभी रिज्यूमे अपडेट करके भेजो, फ्रेशर चाहिए। ठीक है, तुम भी अपना रिज्यूमे भेजो, जो भी जानते हो वो दैट इज मोर देन एनफ। जितना आपको बता दिया गया ना, अगर इतनी चीज़ें आपने बता दी, एप्लीकेशन में जाना इजी है। क्यों इजी है? फ्रेशर के लिए एप्लीकेशन में जाना इजी है क्योंकि वो मशीन पे काम करा के चेक नहीं करते, वो सिर्फ थियरी पूछते हैं। बात समझ में आई? किस में कौन सा सीक्वेंस लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या किया जाता है। ठीक है, टीआरटीवी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एस्टर का रोल क्या है, फ्लेयर का रोल क्या है, पीडब्ल्यूआई का रोल क्या है, स्पेक्ट्रो में क्या, कौन कौन सी स्टडी कर लेते हो। तो एक रिज्यूम बढ़िया सा बनाओ, और रिज्यूम में वही लिखो जिस पर फुल कमांड हो। जिस पे कमांड नहीं हो उसको हटा दो उसमें, क्योंकि वो रिज्यूम से ही पूछते हैं। आप बोलोगे मेरे को भिंडी बनानी आती है, तो वो भिंडी कैसे बनाते हैं, भिंडी का फ़ायदा क्या है, यही पूछेंगे। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भिंडी कैसे उगाया जाता है, भिंडी खाने से फ़ायदा क्या है, उसकी सब्जी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आप जो रिज्यूमे में रहेगा वो उसी से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। फंक्शनल ना 246 246। ये ऐसे क्यों लिख रहा है? ये तो अच्छा दिखता था। चलो पढ़ो। Functional MRI. fMRI is a non-invasive MRI technique to map or localize brain area which are responsible for particular task. Patient is asked to perform particular activity. Example: finger, thumb apposition and a sequence, usually T2 star rated. EPI is the run the area responsible for the activity. Motor cortex will show increased signals. आगे पढ़ो। Mechanism: fMRI is based on technique called as blood oxygen level dependent Bolt imaging. Deoxyhemoglobin is much more paramagnetic than oxy-HB. Paramagnetic agents cause drop in signal on T2 or T2 star rated image. When any brain area is activated by the particular task, blood flows to that the area increase in blood flow is much more than the metabolic depend. This increase in blood supply result into more of oxy-HB and less of deoxy-HB in that area. This result into increased signals because deoxy-HB is reduced, which is responsible
For decrease in signal on T2 or T2 star weighted images. First में finger tapping, apposition of thumb with fingertips, sensory motor cortex activation. Second, a light flashing or visual cortex. Third, sound tones for auditory cortex. Why do we map brain area by fMRI? Functional MRI, a part of ongoing research in चलो understanding इतनी brain. चीज़ों को समझा दो। इतना बता दो, जो जो पढ़ा वो समझा दो, बस पढ़ लिया ना, सबने देखा? रीडिंग सबने की? किया सबने? नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? समझाओ। स्क्रॉल करके नहीं, आपने ये पढ़ लिया ना, तो पढ़ा तो समझ में भी आया होगा। पढ़ के समझ में आया या नहीं आया? हाँ, उतना समझ में नहीं आया। इंसान 5 मिनट में कॉल बैक करो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि ये व्हाट आई एम। सिंपल सी बात है, वो बता रहे हैं कि भाई ब्रेन के फंक्शन को देखने के लिए हम करते हैं, ब्रेन का हर पार्ट एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही है। ठीक है, अब हम फंक्शन देखेंगे कैसे, मैकेनिज्म बताया गया है। मैकेनिज्म में ये एक्सप्लेन किया गया है, मैकेनिज्म पे जाने से पहले, कि ब्रेन में आपके ऑक्सीजन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कम रहेगा। इन केस ऑफ रेस्टिंग मोड हर जगह ऑक्सीजन और CO2 एक बराबर। नॉर्मल अगर ब्रेन मैकेनिज्म अपना परफॉर्म कर रहा है तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो हर एक न्यूरॉन सेल्स को उसको खुद को सर्वाइव, जिंदा रखने के लिए जो जो ऑक्सीजन चाहिए उतना ही चाहिए ना। अगर कोई उससे टास्क नहीं परफॉर्म करा रहे हैं तो वो हर जगह एक बराबर होमोजीनियस सिग्नल आएंगे। होमोजीनियस सिग्नल किस बेस पे? ऑक्सीजन और CO2 के बेस पे। अब आपने कोई पार्टिकुलर टास्क दे दिया, जैसे विजन का, तो उसके लिए विजुअल कॉर्टेक्स के लिए फ्लैशिंग लाइट, जो ऑक्सीपिटल वाले एरिया में जो विजुअल कॉर्टेक्स है, जो गैरियन सल्काई वाला पार्ट है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आंखों पे लाइट पड़ी तो आंख ने उसको ऑब्जर्व किया, देखा, तो उसके लिए हमें महसूस हुआ कि ये लाइट है, ब्रेन ने ऑर्डर दिया तभी ना। तो ब्रेन ने जब काम किया तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसमें एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताया है कि जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मोर पैरामैग्नेटिक है, ज़्यादा पैरामैग्नेटिक। और ये पैरामैग्नेटिक होगा तो ये क्या करेगा? सिग्नल को बढ़ाएगा या घटाएगा? जो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा वो सिग्नल को ड्रॉप करेगा। T2 वेटेड इमेज में या T2 स्टार में जब आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गैडोलिनियम डालते हो, क्या करता है? T2 शॉर्टनिंग करता है ना, तो पैरामैग्नेटिक है, ये भी क्या करेगा? T2 शॉर्टनिंग करेगा। तो मोर पैरामैग्नेटिक ज़्यादा शॉर्टनिंग करेगा, तो सिग्नल ड्रॉप होंगे। हालांकि O2 के वजह से भी होगा, बट O2 और CO2 जो नॉर्मल पैरेन्काइमा है उसमें आपको फर्क नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो उस वक्त T2 स्टार सीक्वेंस अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे सिग्नल ड्रॉप
क्या होगा, सिग्नल ड्रॉप कम होगा, यानी वहाँ पे सिग्नल बेटर आएंगे, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन वहाँ पे गया वहाँ पे CO2 ना होके क्या हो गया, O2 हो गया। बात समझ में आ रही। अब ब्रेन का एक पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई और इधर नॉर्मल ऑक्सीजन है, वहाँ पे CO2 है, तो CO2 है तो इधर सिग्नल कम होगा। अचानक हमने इस ब्रेन के पार्ट को बढ़ा दिया, काम टास्क दे दिया, तो जैसे ही इसने परफॉर्म किया ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो CO2 वाले थे वो जाएंगे और O2 वाले आएंगे। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ते ही वहाँ का सिग्नल क्या होगा, बढ़ेगा। पक्का, ये समझ में आया। क्योंकि दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, लेकिन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी CO2 वाला ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है। ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है तो वहाँ पे सिग्नल ड्रॉप ज़्यादा होगी। अगर जहाँ पे CO2 है वहाँ पे ऑक्सीजन भेज दो तो वहाँ का सिग्नल क्या होगा, तो ब्रेन का जो पार्ट फंक्शन करेगा वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी, तो वो क्या होगा, बेटर सिग्नल। ठीक है। और ये जो सिग्नल मिल रहा है हमें सिर्फ किसके बेस पे मिल रहा है, ऑक्सीजन के लेवल पे। ऑक्सीजन का लेवल, जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है उसका सिग्नल अलग है, जहाँ पे कम सिग्नल ऑक्सीजन है वहाँ का सिग्नल। इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट। ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट। तो ये तो हम सीक्वेंस को बताते हैं कि बोल्ड, लेकिन नेचर वाइज ये क्या है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट तो हम बोल रहे हैं इसको, लेकिन नेचर वाइज क्या है, T2 स्टार EPI, T2 स्टार EPI जो परफ्यूजन में हम लेते हैं ना, वही सीक्वेंस है, T2 स्टार EPI वही सीक्वेंस। तो उसके ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट के बेस पे इसमें सिग्नल हमारे को मिलता है। ठीक है। सिग्नल कहाँ पे बढ़ेगा, जहाँ पे CO2 ज़्यादा है या O2 ज़्यादा है, CO2 जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ सिग्नल ड्रॉप ज्यादा होगा और O2 में बचेगा। CO2 जब ज़्यादा है तो वहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू O2 के और शॉर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि CO2 क्या है, ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है। तो जितना ज़्यादा वो पैरामैग्नेटिक है वो रिलैक्सेशन टाइम को शॉर्ट करेगा। और सीक्वेंस आप कौन सा ले रहे हैं, T2 है, तो सिग्नल ड्रॉप होंगे ना, जो CO2 वाले जगह पे सिग्नल ड्रॉप होंगे O2 वाले सिग्नल पे ड्रॉप नहीं होंगे, वहाँ पे सिग्नल बढ़ेगा। तो O2 बढ़ कहाँ पे रहा है, अब ये तो क्लियर हो गया कि CO2 में घटेगा और O2 में बढ़ेगा। अब O2 बढ़ कहाँ रहा है, ब्रेन जहाँ पे फंक्शन कर रहा है वहाँ पे बढ़ रहा है। क्लियर है। चलो अब इसमें हम आगे देखते हैं। इमेज नहीं दी है क्या, कहाँ है रेड एरिया भाई, मेरे को रेड नहीं दिख रहा है, या तुम लोगों को भी नहीं दिख रहा है, इसमें रेड एरिया कौन सा है, ऊपर की साइड रेड रेड दिख रहा है। यहाँ पे देखो इसमें दिखा है पूरे में रेड रेड आ रहा है। अचानक सडनली पता नहीं चलेगा। पहले तो मेरे को लगा था आँख खराब हो गई। मुझे तो नहीं दिख रहा है रेड एरिया। इधर भी आ रहा है।
वैसे इसकी ना कलर्ड इमेज आती है हमारे पास, देख लेता हूँ केसेस होंगे तो कल मैं दिखा दूंगा। बिल्कुल चमकती हुई रेड दिखाई देगी, तो जहाँ पे फंक्शन है वो ठीक है। अब उस फंक्शनल एरिया को हम देखते हैं कि जो ट्यूमर ऑपरेटेड होना है उससे उसका डिस्टेंस कितना है। अगर बहुत पास है तो पेशेंट को हम बताएंगे कि चांसेस है कि हम ये ऑपरेट करें तो आपका ये पार्टिकुलर फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा। तो इस रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो देखा जाता है। अगर वो डिजीज ऐसी है जो ऑपरेट नहीं करें तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो इसका एक पार्टिकुलर फंक्शन बचा के हम क्या करेंगे, ठीक है। कभी कभी पेशेंट ऐसा बोलता है कि उसको यकीन नहीं होता, वो बोलता है कि भाई मैं तो ठीक हूँ, तो वो रिफ्यूज़ भी कर जाता है, ठीक है। तो कभी उसको लगता है कि नहीं यार, जब मेरा यही पार्ट काम नहीं करेगा तो मेरे को जी के क्या करना। रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो, पेशेंट की काउंसलिंग, पेशेंट डिस्कशन, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। सर्जरी से पहले पेशेंट को सारी बात बताई जाती है, उसको काउंसलिंग की जाती है, फिर वो अपने घर पे डिस्कशन करता है। आफ्टर दैट ये चीज़ें होती है। क्लियर है? चलो कल मिलते हैं इस टॉपिक के साथ।